हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। अब इस पूरे चैप्टर में हम वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। ये सब देखेंगे कि कैसे हम वाटर रिसोर्स जो है हमारा उसे हम डिप्लीट कर रहे हैं, कैसे हमें वाटर पोल्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, पानी की कमी हो जाएगी इन फ्यूचर अगर हमने वाटर को कंजर्व नहीं किया तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज की हमारी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी इस चैप्टर की। Water is an essential resource for all forms of life. Humans, plants and animals depend on it. अब ये हमें पता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पानी की जरूरत है। हमें पानी चाहिए होगा डेली एक्टिविटीज में भी, और साथ ही साथ हमें पीने के लिए, खुद की बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी हमें वाटर की नीड होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द वाटर से ही मिलके बनी हुई है। तो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सभी को वाटर की नीड है, सभी को वाटर चाहिए सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो वाटर एक बेसिक नीड है हमारी। हमें क्या करना है? वाटर को कंजर्व करना है, बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। India has a huge amount of water, but it is not evenly distributed across the country. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें बहुत ज्यादा वाटर अमाउंट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा पानी देखने को मिलता है। बहुत सारे रिवर्स है हमारे पास, जिनमें से जो 3 बड़ी रिवर है इंडिया की, सबसे बड़ी जो रिवर है वो हमें नॉर्दर्न एरियाज में ही देखने को मिलती है, दैट इज गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना। ये हमें नॉर्दर्न एरियाज में ही देखने को मिलती है। जो प्लेन एरियाज है हमारे, गैंगेटिक प्लेन्स वाला जो एरिया है वहीं पे हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो एरिया है वहां पे हमें सबसे ज्यादा सॉइल, एलुवियल सॉइल भी हमें देखने को मिलती है, और एग्रीकल्चर भी यहीं पे होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी रिवर्स हैं, सबसे ज्यादा जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वो हमें नॉर्दर्न एरियाज में देखने को मिल रहे हैं। फिर छोटी छोटी रिवर्स हमारे जो सदर्न इंडिया है वहां पे हमें देखने को मिलती हैं। पेनिनसुलर इंडिया के साइड हमें देखने को मिलती है कृष्णा, गोदावरी, ये सारी जो रिवर्स हैं, कावेरी रिवर, ये सब हमें देखने को मिलती है सदर्न इंडिया में। तो सबसे ज्यादा जो हमें अमाउंट में वाटर देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न इंडिया में। और नॉर्दर्न इंडिया में यही जो सबसे बड़ी हमारे रिवर्स हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, और यमुना रिवर भी कम पॉल्यूटेड नहीं है। तो नॉर्दर्न एरियाज में हमें सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, और वहीं पे हमें सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। तो इंडिया में वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे ज्यादा वाटर है, कहीं पे कम वाटर है। सम रीजन्स फेस water scarcity while others get excess rainfall leading to floods। क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है। तो इंडिया में कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि पानी की कमी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हम राजस्थान वाला एरिया ले सकते हैं, उसमें भी वेस्टर्न मोस्ट राजस्थान जो है, थार डेजर्ट वाला जो एरिया है, वहां पे तो और भी कम रेनफॉल होती है। तो कहीं कहीं पे हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, यानी वाटर बहुत कम ही देखने को मिलता है। और कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिलती है, यानी बहुत ज्यादा जहाँ पे बारिश होती हो, बहुत ज्यादा रेन होती है, जिसकी वजह से उन एरियाज में फ्लड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी बाढ़ आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, और कुछ रीजन, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर देखने को मिलता है। तो यानी कि जो इंडिया है वहां पे वाटर रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। The world's fresh water is very limited। और हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ की अगर बात की जाए तो वाटर रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड है। कैसे? 97% ऑफ वाटर इज इन ओशंस, यानी सॉल्टी वाटर है। 90% जो हमारे अर्थ पे पाए जाने वाला जो वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है। 97% जो वाटर है वो ओशंस में पाए जा रहे हैं, यानी सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर का हम यूज नहीं कर सकते, ना पीने के लिए, ना इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी हम इस ओशन वाटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉल्टी होता है। तो इस सॉल्टी वाटर का हम यूज कहीं नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हमारे किसी यूज का नहीं है। Then only 3% is fresh water। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। एंड आउट ऑफ दिस 3% मोस्ट फ्रेश वाटर इज लॉक्ड इन ग्लेशियर्स। और इस 3% में से भी ज्यादातर जो पानी है वो हमें ग्लेशियर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी आइस शीट्स में जमा हुआ है पानी। तो हमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में ऐसा फ्रेश वाटर देखने को मिलता है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। हम ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज कर सकते हैं। ऐसा पानी बहुत कम है, फ्रेश वाटर बहुत कम अवेलेबल है अर्थ पे।
Due to growing population, agriculture and industries, the demand for water is rising quickly. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यानी कि आबादी बढ़ रही है, ज्यादा लोग होंगे तो पानी की ज्यादा जरूरत भी होगी, हमें ज्यादा लोगों को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए होगा, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वाटर चाहिए होगा। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें पानी और ज्यादा चाहिए, हमें वाटर की नीड हमारी बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है वाटर की। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, अब एग्रीकल्चर में भी काफी पानी जाता है इरिगेशन के लिए, हम पानी देते हैं क्रॉप्स को, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हमें पानी चाहिए होता है और फ्रेश वाटर चाहिए हमें, अगर हमें अच्छे से क्रॉप्स कल्टीवेट करनी है तो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज जो है वहां भी वाटर का यूज होता है। वाटर का यूज हमें हर जगह देखने को मिलेगा, लगभग हमारी एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं वाटर को काफी सारी एक्टिविटीज में, जहां तक कि खाना बनाने के लिए भी हम पानी का यूज करते हैं, हमें पीना भी होता है, और जो दूसरी हमारी एक्टिविटीज होती हैं लाइक बेथिंग, तो नहाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। क्रॉप्स जो है उनमें पानी लगाने के लिए, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है। तो हमें डेली वे एक्टिविटीज में वाटर की नीड रहती है, वाटर की जरूरत रहती है। तो हमें क्या करना है, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है वाटर की, तो हमें वाटर को कंजर्व करना है। बट हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं वाटर का। ओवर यूज और मिस यूज ऑफ वाटर आर क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक वाटर शॉर्टेज एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। अब जब हम ओवर यूज कर रहे हैं वाटर का, बहुत ज्यादा ही हद तक यूज कर रहे हैं हम वाटर का, गलत तरह से यूज कर रहे हैं, हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स राइज हो जाती हैं, जैसे वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी हो जाती है। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी कम होने लगता है, गिरने लगता है। अब हम लोगों ने कंक्रीट के रोड्स बनवा दिए हैं, कंक्रीट के रोड्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल राइज नहीं हो पाता है, उसका लेवल नहीं बढ़ पाता है। तो जब ग्राउंड एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा वाटर, तो ग्राउंड लेवल का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी राइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही हमारी जमीन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है वाटर को, और साथ ही साथ हमने क्या कर दिया है, वाटर को और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है ग्राउंड से। जैसे हम विलेजेस के एरिया में देखते हैं, जो हैंड पंप्स होते हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा जो हैंड पंप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है अपनी वाटर की नीड को फुलफिल करने के लिए। तो पहली बात, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है हमारा ग्राउंड, और दूसरी बात, जितना भी ग्राउंड वाटर बचा है उसे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। Therefore, water conservation and management have become important for sustainable development. तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि सस्टेनेबली हमें ग्रो करना है, अगर हमें अपनी जो नीड्स है उन्हें फुलफिल करना है, और अपनी फ्यूचर जनरेशन के सर्वाइवल के लिए भी हमें वाटर को कंजर्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात, ये जो वाटर का हम मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, उसे कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हम वाटर रिसोर्सेज, जो हमारे रिवर्स हैं, उनको हम पॉल्यूट कर रहे हैं, उसे हमें कम करना पड़ेगा। तो हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सस्टेन कर सके। तो आई होप ये आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिल चुका है आज की वीडियो में। वाटर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, वाटर का मिस यूज नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना है, हमें उसे कंजर्व करना है, जिससे हमारे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें भी पानी मिल सके, वो भी सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके, इजीली उन्हें भी वाटर रिसोर्सेज मिल सके, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनके पास भी वाटर अवेलेबल हो। तो इसलिए हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज वाटर स्कैरसिटी। अब वाटर स्कैरसिटी क्या होती है उसको हम जानेंगे आज की वीडियो में, और ये जानेंगे कि वाटर स्कैरसिटी के पीछे के क्या क्या रीजंस हैं, क्यों हमें कम वाटर देखने को मिलता है, अपने यूज के लिए हमारे पास कम वाटर क्यों अवेलेबल है, कौन से ऐसे रीजन है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे।
Water scarcity means lack of enough water to meet the needs of people, agriculture and industries. अब हमारी जो needs हैं, हम लोगों की जो needs हैं human beings की, उन needs को fulfill करने के लिए जब हमारे पास कम पानी होता है, जितने की हमें जरूरत है उससे हमारे पास कम पानी है, उससे कम पानी है हमारे पास, तो उसे हम कहेंगे water scarcity. अब एग्रीकल्चर हम करते हैं, यानी कि हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसके लिए हमें इरिगेशन के लिए पानी लगता है, वाटर चाहिए होता है. इंडस्ट्रीज में हमें वाटर चाहिए होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, क्लीनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए. तो हमें वाटर की नीड होती है हर फील्ड में. तो हमारी जो ये वाटर की नीड है उसे हम कैसे फुलफिल करते हैं? रिवर्स के थ्रू, या ये जो फ्रेश वाटर जो हमारे पास है उसके थ्रू. और ज्यादातर हमें फ्रेश वाटर, जो 3% फ्रेश वाटर पाया जाता है अर्थ पे, उसमें से भी ज्यादातर वाटर ग्लेशियर्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. तो यानी कि लिक्विड फॉर्म में हमें बहुत कम फ्रेश वाटर देखने को मिल रहा है, बहुत कम अवेलेबल है हमारे पास फ्रेश वाटर. और जितना हमारे पास अवेलेबल है उतने को हम और ज्यादा डिप्लीट करते जा रहे हैं. वाटर पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हम वाटर को पोल्यूट करते जा रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, यानी कि हमारे पास हमारे यूज के लिए अब कम पानी बचा है, कम हमारे पास फ्रेश वाटर बचा है जिसका हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर पर्पसेस. तो उसी को कहा जाएगा वाटर स्कैर्सिटी. जब हमें जितने की जरूरत है उतना पानी अगर अवेलेबल नहीं है, उतना हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम कहेंगे वाटर स्कैर्सिटी, यानी हमारे पास इनफ वाटर नहीं है हमारे यूज के लिए. रीजंस बिहाइंड वाटर स्कैर्सिटी. अब वाटर स्कैर्सिटी के पीछे का क्या रीजन है? सबसे पहला है ओवर पॉपुलेशन. मोर पीपल इक्वल्स टू मोर डिमांड फॉर वाटर. अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा जरूरत होगी पानी की, उतना ज्यादा हमें पानी चाहिए होगा. तो अब जितने ज्यादा लोग हैं, यानी कि पानी को यूज करने के लिए अब लोग बढ़ते जा रहे हैं, पानी हमारे पास कम होता जा रहा है, हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं वाटर रिसोर्स का, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था, इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी देखा था. तो अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है जितने ज्यादा लोग होंगे हमें उतना ज्यादा पानी चाहिए होगा उन लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए. अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज थे उन्हें हम डिप्लीट करते जा रहे हैं. तो इसकी वजह से अब हमारे पास कम पानी है, कम फ्रेश वाटर अवेलेबल है अपनी यूज के लिए. देन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन. अब एग्रीकल्चर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत होती है, जैसे हम ट्यूब वेल्स के थ्रू बहुत ज्यादा पानी देते हैं क्रॉप्स को अच्छे से कल्टीवेट करना है तो उसके लिए हमें उन क्रॉप्स को पानी देना पड़ेगा. तो इरिगेशन के लिए भी ज्यादातर जो वाटर है उसका यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा वाटर यूज किया जाता है इरिगेशन पर्पसेस के लिए. तो हमारा ज्यादातर जो फ्रेश वाटर है, अब हम खराब पानी थोड़ी डालेंगे क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करवाना चाहते हैं हम, तो खराब पानी थोड़ी डालेंगे, उसे हम कंज्यूम करेंगे, वो हमारा फूड है, उसे हम कंज्यूम करेंगे, तो उसमें हम फ्रेश वाटर का यूज करते हैं. तो फ्रेश वाटर जो है उसका यूज हम कर रहे हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी. तो यहाँ भी हमारा ज्यादा से ज्यादा पानी यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं हम. जैसे अगर हम राइस और शुगर केन की बात करें, तो ये क्रॉप्स जो है इन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इनके लिए और ज्यादा हमें पानी, फ्रेश वाटर जो है उसका यूज करना पड़ता है राइस, शुगर केन और ऐसे ही दूसरे क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए. तो इरिगेशन पर्पसेस के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लिमिट में यूज करें, जितने क्रॉप्स को जरूरत है उतने हम लोग अगर उतने अमाउंट में वाटर दें तो उतना तो हमें चलेगा, वो तो सही रहेगा. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ओवर यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हम वेस्ट कर रहे हैं वाटर को. इंडस्ट्रियल ग्रोथ pollute rivers and lakes making water unfit for use. अब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, इंडस्ट्रीज में भी वाटर की नीड होती है, साथ ही साथ जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्रीज में, वो वेस्ट जो इंडस्ट्रीज हैं वो रिवर्स में, जो लेक्स हैं उसमें सारा जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसे रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर बॉडीज है, रिवर्स, लेक्स, ये जो है ये और ज्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स भी नहीं रह पा रहे सही से, और साथ ही साथ हमारा जो वाटर है वो भी पॉल्यूट होता जा रहा है. रिवर्स के थ्रू जो भी हमें वाटर मिला करता था वो हमारे यूज के लिए नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम अगर यमुना और गंगा रिवर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है इंडस्ट्रीज की वजह से. ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो इंडस्ट्रीज में जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम रिलीज कर देते हैं अपने रिवर्स और लेक्स में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा है. देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. अब इंडिया में किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे कम रेनफॉल देखने को मिलती है. तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है रेनफॉल का, यानी कहीं पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, कहीं पे बहुत कम रेनफॉल होती है, तो उसकी वजह से
कहीं कहीं पे जो वाटर की नीड है वो हम फुलफिल कर सकते हैं, अपनी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफिल कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है और उसकी वजह से वहां पे उतने हमें पानी नहीं देखने को मिलता। जैसे हम जो राजस्थान वाला एरिया है, थार डेजर्ट जो है, उसकी बात करें तो वहां पे हमें पानी देखने को नहीं मिलता, उतनी रेनफॉल देखने को नहीं मिलती, तो वहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है हमारे यूज के लिए। जितना हमें वाटर चाहिए उतना वाटर अवेलेबल नहीं है उन एरियाज में जहाँ पे कम रेनफॉल होती है। तो जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है उन एरियाज में तो वाटर रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं अपनी, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती और वहां पे भी हमारे यूज के लिए इनफ वाटर अवेलेबल नहीं है। पुअर वाटर मैनेजमेंट, अब जितना वाटर हमारे पास है, जितना पानी है हमारे पास, उसे हम अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले लीकेज इन पाइपलाइंस। अब पाइपलाइंस के थ्रू भी घर घर में जो वाटर है वो पहुंचाया जाता है, सप्लाई किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। और डिफरेंट स्टेट्स में भी हम देखते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में भी अब पाइपलाइंस के थ्रू पानी जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, वाटर सप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे पाइपलाइंस जो है उसमें लीकेजेस हो जाते हैं। पाइपलाइंस में अगर लीकेजेस होंगे तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है हमारा। पाइपलाइंस के थ्रू जितना पानी हमें चाहिए उतना वाटर सप्लाई हम कर रहे हैं, लेकिन उतना पानी दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि उन लीकेजेस की वजह से, उन छोटे छोटे होल्स की वजह से या डैमेजेस की वजह से जो वाटर है वो उस पाइपलाइन से निकल जाता है और वेस्ट हो जाता है। वेस्टेज ऑफ वाटर, ये हम हर घर घर में देखते होंगे। हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए वाटर का यूज करते हैं और सिर्फ यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम ओवर यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं वाटर को। तो हम क्या करते हैं, वाटर को वेस्ट करते हैं, जितने की हमें जरूरत होती है जितने वाटर की, उससे कहीं ज्यादा हम वाटर का यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं, अपनी वाटर बॉडीज जो है उन्हें पॉल्यूट कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितना पानी हमारे पास हमारे यूज के लिए अवेलेबल है, हम लोग ये नहीं सोच रहे कि इन फ्यूचर हो सकता है ये वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाएं, तो उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। हम बस आज के बारे में सोच करके जो वाटर रिसोर्सेज है उनका यूज कर रहे हैं, बल्कि हमें क्या करना है, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी हमें वाटर को सेव करना है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर आने वाली पीढ़ियों की छोड़ो, हो सकता है हमें ही बड़े होते होते पानी की इतनी कमी देखने को मिल जाए कि पानी बहुत महंगे दामों पे बिका जाएगा बाजारों में। तो इससे क्या होगा, काफी ज्यादा हमें ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, हमें ही सफर करना पड़ेगा अपने इन सारे काम की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को भी ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। हम कंक्रीट के रोड्स बनवा देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड, पहले जो कच्चे रोड हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जो सॉइल होती थी उन रोड्स पे, वो रेनफॉल को, यानी कि रेन वाटर जो है उसको एब्सॉर्ब कर लिया करते थे, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो राइज होता था, ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता रहता था। लेकिन अब कंक्रीट के रोड्स हमने बनवा दिए हैं, कंक्रीट के रोड्स रेन वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल तक वाटर पहुंच नहीं पा रहा है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो राइज नहीं हो पा रहा है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, उसका लेवल नहीं बढ़ पा रहा है, और हम और ज्यादा ग्राउंड लेवल से जो वाटर है उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पर्पसेस के लिए। तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और ज्यादा डिक्लाइन होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है ग्राउंड वाटर भी हमारे पास। एक्सेसिव यूज ऑफ बोरवेल्स एंड ट्यूबवेल्स, हम बोरवेल्स का, ट्यूबवेल्स का बहुत ज्यादा हद तक यूज करते हैं, इस वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, हम बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट कर रहे हैं। जैसे इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर ट्यूबवेल्स, तो हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन पर्पसेस के लिए वाटर का यूज कर रहे हैं, जितने की हमें नीड है उतने का यूज करें तो ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने वाटर रिसोर्सेज का। सिर्फ वाटर रिसोर्सेज ही नहीं, अभी तक हम जितने भी रिसोर्सेज पढ़ के आए हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, उनका हम ओवर यूज कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को। और हमें किस पे फोकस करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाने हैं, लेकिन हम अपनी प्रेजेंट नीड को ही फुलफिल करने में लगे हुए हैं और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। Water scarcity is becoming a serious issue in India, so proper conservation, efficient use and management of water resources are essential. तो वाटर स्कैरसिटी जो है वो इंडिया में बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है, यानी कि वाटर स्कैरसिटी अब हमें देखने को मिल रही है, अब हमारे पास इनफ वाटर नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है उसके बढ़ने के साथ साथ लोग, ज्यादा लोग जितने होंगे, जितने लोग होंगे उतनी ही डिमांड होगी वाटर की।
तो ज्यादा वाटर का हम यूज करेंगे उन एरियाज में जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। तो हमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही देखने को मिलती है, इंडिया एंड चाइना में। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ही वाटर को यूज किया जा रहा है इंडिया एंड चाइना में। यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर को यूज किया जा रहा है और वाटर रिसोर्सेज को डिप्लीट किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज साथ में क्या करती हैं, वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज कर देती हैं रिवर्स एंड लेक्स में। तो हमारे पास पहले ही कम पानी अवेलेबल है और जितना है हमारे पास उसको हम और ज्यादा पॉल्यूट करते जा रहे हैं। अब वो हमारे यूज के लिए सही नहीं है, फिट नहीं है वो वाटर हमारे यूज के लिए। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पॉल्यूट करते जा रहे हैं और पॉल्यूटेड वाटर का तो हम यूज कर नहीं सकते, खराब पानी का, गंदे पानी का तो यूज कर नहीं सकते अपने यूज के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें कंजर्व करना है वाटर को। जो हम वाटर वेस्ट कर रहे हैं उसे हमें कंजर्व करना है, सही तरीके से यूज करना है। इन इंडस्ट्रीज के लिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लेके आना है जिससे कि ये अपने वेस्ट को रिवर्स में, लेक्स में, ये जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उसमें रिलीज ना करें। वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज कर दिया जाए। हमें नेचर में ये पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, हमें क्या करना है, प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है सारे वेस्ट मटेरियल को, अच्छी तरह से यूज करना है सारे रिसोर्सेज को। स्पेशली यहाँ पे हम वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। देन हमें मैनेजमेंट करना है, सही से मैनेज करना है वाटर रिसोर्सेज को। यहाँ पे हम देखते हैं पाइपलाइंस जो है वहां पे लीकेजेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर जो है वो लॉस होता है, बहुत ज्यादा वाटर जो है वो वेस्ट होता है। तो उसे हमें रोकना है, प्रॉपर वाटर को हमें मैनेज करना है, वाटर को प्रॉपरली हमें मैनेज करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने हैं हमें वाटर रिसोर्सेज के लिए। और जब हम वाटर को कंजर्व करेंगे, सही से यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, जितना फ्रेश वाटर हमारे पास है उसे हम सही से रखेंगे, ना कि हम उसे पॉल्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे आने वाली जो आगे की फ्यूचर जनरेशंस हैं वो सब अच्छे से सस्टेन कर पाएंगी, सर्वाइव कर पाएंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया है कि वाटर स्कैर्सिटी क्या है और कौन कौन से रीजंस हैं। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब वाटर रिसोर्सेज को हमें क्यों कंजर्व करना है, क्यों उन्हें प्रॉपर्ली मैनेज करना है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, यानी कि वाटर जब हमारे पास इनफ अमाउंट में नहीं रहेगा अपने यूज के लिए, हमें जितना वाटर चाहिए, जब उतना वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे वाटर स्कार्सिटी। अब वाटर स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को ना मिले तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे वाटर को कंजर्व करना है, सेव कैसे करना है। सबसे पहला है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास लिमिटेड है, यानी फ्रेश वाटर हमारे पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में है, हमें उसका सही तरीके से यूज करना है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ्स वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। अर्थ वाटर का, यानी टोटल जितना भी वाटर अर्थ पे पाया जाता है उसका 97% वाटर हमें ओशंस के फॉर्म में देखने को मिलता है, ओशंस में देखने को मिलता है, यानी सॉल्टी वाटर है जिसका हम यूज नहीं कर सकते, सलाइन वाटर का हम यूज नहीं कर सकते अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ह्यूमन यूज के लिए, यानी हमारे यूज के लिए, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए हम लोग फ्रेश वाटर का यूज करते हैं जो सिर्फ 3% है, और उस 3% में से भी ज्यादातर जो वाटर है वो हमें ग्लेशियर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में फ्रेश वाटर बहुत कम अवेलेबल है अर्थ पे जो हम ह्यूमंस अपने यूज के लिए, अपने एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में वाटर हमारे पास है तो हमें उसे सेव करना है, बचाना है, जिससे कि हम उसे लंबे समय तक यूज कर सकें, हम ज्यादा समय तक सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सकें, हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी ना हो। तो उसके लिए हमें सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है फ्रेश वाटर को, और एक सही तरीके से, प्रॉपर वे में, सस्टेनेबल वे में हमें यूज करना है फ्रेश वाटर का। राइजिंग पॉपुलेशन, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसी वैसी डिमांड बढ़ेगी वाटर की, यानी अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जिन्हें अब पानी की जरूरत है, वाटर चाहिए। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट डिमांड विल एक्सीड सप्लाई। अब लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वाटर तो हमारे पास लिमिटेड है। अगर हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा हो जाए और हम सबकी नीड्स को फुलफिल करने लायक वाटर हमारे पास अवेलेबल ना हो।
एग्रीकल्चरल नीड्स, अब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसके लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है। वाटर का हम यूज करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पसेस। अब इरिगेशन के लिए हमें पानी चाहिए, और अगर पानी नहीं होगा तो क्रॉप्स हम कल्टीवेट ही नहीं कर सकते, क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करेंगी। तो क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए, यानी कि हमें एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, स्पेशली इरिगेशन पर्पसेस के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर। तो एग्रीकल्चरल नीड्स है हमारे यहाँ पे, हमें इरिगेशन के लिए वाटर की जरूरत है। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जितना भी वाटर हम यूज कर रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो वाटर है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो वाटर हम यूज कर रहे हैं वो किस फील्ड में? एग्रीकल्चर में। हम सबसे ज्यादा वाटर का यूज अपनी डेली वे लाइफ में नहीं करते, इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम ज्यादा से ज्यादा वाटर का यूज कर रहे हैं। अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में हम वाटर का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, ना कि अपनी डेली एक्टिविटीज में। तो एग्रीकल्चरल नीड्स है हमारी, हमें क्या करना है? फार्मिंग करनी है। अब हमें खाना चाहिए, पानी की तो वैसे ही कमी हो रही है, अब हम वाटर रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, साथ ही साथ खाना हमें चाहिए, तो हम जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना है? वाटर, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए हमें वाटर की जरूरत है। एग्रीकल्चर में भी हमें वाटर की जरूरत है, एग्रीकल्चर करने के लिए भी, तो उसमें भी हमें वाटर की नीड होगी। अब वाटर की इतनी जगह पे इतने डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हमें जरूरत है वाटर की, तो हमें क्या करना है? वाटर को सेव करना है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की, और पानी को हम और ज्यादा डिप्लीट करते जा रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जब वाटर खत्म हो जाएगा तो हम इनमें से कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। हम वाटर का यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए, अपनी डेली वे एक्टिविटीज के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। और अगर वाटर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना एग्रीकल्चर कर पाएंगे, फार्मिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर अपनी डेली वे एक्टिविटीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है तो हमें वाटर को सेव करना पड़ेगा। साथ ही साथ मेनली अगर हमें जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो हमें वाटर को सेव करना पड़ेगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अब रेनफॉल कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। जहां पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है वहां पे तो लोगों को पानी मिल जा रहा है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जहां पे रेनफॉल नहीं हो रही है उतनी, जहां पे हमें ज्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है, बारिश नहीं होती जिन एरियाज में ज्यादा, वहां पे पानी की कमी हो जाती है। तो वहां पे जब भी बारिश हो हम लोग क्या कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर जो है उसे हम सेव कर सकते हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल। तो हम जब प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, प्रॉपर्ली एक पूरा सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम रेन वाटर को, या जो भी वाटर है हमारा रिवर वाटर, जो भी वाटर है, तो जब हम वाटर को सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो उससे हमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। यानी कि कहीं कहीं पे ऐसा है जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा नहीं हो रही है, अब अगर जब भी रेनफॉल हो रही है, जब भी बारिश हो रही है, अगर आप उस पानी को सेव करके रख लोगे, कंजर्व कर लोगे, स्टोर कर लोगे, तो आप इन फ्यूचर उस पानी का यूज कर सकते हो डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो प्रॉपर स्टोरेज और मैनेजमेंट सिस्टम हमें बनाना है जिससे कि हम अपने वाटर की नीड्स को फुलफिल कर सके। प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन, अब वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो डिस्पोज कर रही हैं, वो रिलीज कर रही हैं रिवर्स में, वाटर बॉडीज में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी वाटर बॉडीज जो है, जो फ्रेश वाटर है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। तो अब हमें इस पॉल्यूशन को रोकना है। कंजर्वेशन इंक्लूड्स कीपिंग रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स क्लीन। हम कंजर्व करेंगे वाटर को। तो कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं वाटर को? अब गंदे पानी को, जो पॉल्यूटेड वाटर है, उसे कंजर्व करके तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कंजर्वेशन हम किस वाटर का करेंगे? जो एकदम साफ हो, जो हमारे यूज के लिए सही हो, फिट हो फॉर आवर यूज, हम उस वाटर को कंजर्व करेंगे, उस वाटर को सेव करेंगे, तभी तो इन फ्यूचर हमारी नीड्स फुलफिल हो पाएंगी। हम गंदे पानी को स्टोर करके क्या करेंगे? गंदे पानी को सेव करके क्या करेंगे? जब वो जो डर्टी वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, जब वो हमारे किसी काम का ही नहीं, तो हम उसे कंजर्व क्यों करेंगे? तो कंजर्वेशन हम सही जो फ्रेश वाटर है उसका करते हैं, हम फ्रेश वाटर को कंजर्व करते हैं। इसका मतलब है वाटर कंजर्वेशन का मतलब है कि हमें रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स यानी जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन सबको हमें क्लीन रखना है, वाटर को पॉल्यूट नहीं करना है, हमें वाटर पॉल्यूशन को रोकना है। वाटर पॉल्यूशन से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें तो हार्म पहुंचते ही पहुंचता है, उन्हें तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। साथ ही साथ उस पॉल्यूटेड वाटर का यूज हम इंसान भी नहीं कर सकते। तो हमें उस फ्रेश वाटर को बचाना है, पॉल्यूट नहीं करना है। प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, कंजर्विंग वाटर हेल्प्स मेंटेन नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अब जब हम वाटर को कंजर्व करेंगे, वाटर को सेव करेंगे, वाटर को पॉल्यूट नहीं करेंगे, तभी हमारी बायोडाइवर्सिटी जिंदा
रह पाएगी, तभी हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो सही से रह पाएगा। जैसे हम आज देखते हैं, जो पेड़ हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सब तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब वाटर होगा, फ्रेश वाटर होगा, तभी ये जो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स हैं, यानी हर तरह के जो लाइफ जो इस अर्थ पे सस्टेन कर रही है, सर्वाइव कर रही है, वो सारे जो क्रिएचर्स हैं वो सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब उन्हें वाटर मिलेगा। तो फ्रेश वाटर जब होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, यानी सभी जो एनिमल्स, ह्यूमंस और यहाँ हम कह सकते हैं सभी जो क्रिएचर्स हैं, उन सभी को पानी की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। तो हमें क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है, पॉल्यूट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, हमें सेव करना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वाटर को हमें क्यों कंजर्व करना है, वाटर को कंजर्व करने की क्या जरूरत है। तो वाटर को हम लोग क्यों कंजर्व करेंगे, पहली बात, हमारे पास कम अमाउंट में, पहले ही लिमिटेड अमाउंट में वाटर है, तो जितना वाटर है उसे हमें सेव कर लेना चाहिए, जिससे कि आज की नीड्स भी फुलफिल हो जाए और इन फ्यूचर हमें जरूरत हो जो पानी की, वो भी हम फुलफिल कर सके। देन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा हमें वाटर की नीड होगी। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, सभी लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है, तो हमें क्या करना है, वाटर को सेव करते हुए चलना है, प्रॉपर वे में, सही से एक लिमिटेड वे में यूज करना है हमें वाटर का, लिमिटेड यूज करना है वाटर का, जिससे कि हम जब ओवर यूज नहीं करेंगे तो हम सभी लोगों की जो नीड्स है उन्हें फुलफिल कर पाएंगे। देन एग्रीकल्चरल नीड्स है हमारी, हमें एग्रीकल्चर करना है, फार्मिंग करना है, उसके लिए भी हमें वाटर की जरूरत है, तो इसीलिए हमें वाटर को सेव करना है। साथ ही साथ जिन एरियाज में वाटर हमें कम देखने को मिलता है, जहां पर रेनफॉल कम होती है, उन एरियाज में हम प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं, जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकें, सेव कर सकें। हमें वाटर पॉल्यूशन को रोकना है, वाटर पॉल्यूशन को हम रोकेंगे, वाटर वेस्टेज को हम रोकेंगे, तब जाके हमारा जो इकोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो तब जाके सस्टेन कर पाएंगे। तो वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर हमें सर्वाइव करना है तो वाटर हमारी बेसिक नीड है, तो उसे हमें सेव करना है, जिससे कि हम अपनी प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल कर सकें और इन फ्यूचर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी सही से सर्वाइव कर सकें। तो इसीलिए हमें वाटर सेव करना है। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। अब मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स यानी वो सारे प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स वगैरह जो हम रिवर्स पे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, और ये जो डैम्स होते हैं वो किसी एक सिंगल पर्पस के लिए हम नहीं बनवाते, काफी ज्यादा मल्टीपल पर्पसेस जुड़े होते हैं, यानी हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल एम्स होते हैं एक डैम को बनवाने के लिए। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे एक रिवर प्रोजेक्ट यानी कि एक जो डैम है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हम उस डैम को कैसे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, वो जो डैम है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। Large dams built on rivers to serve many purposes at the same time। अब जो बड़े बड़े डैम्स बनवाए जाते हैं रिवर्स पे, वो किसी एक सिंगल पर्पस के लिए, सिंगल एक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनाए जाते, हमारे मल्टीपल गोल्स होते हैं उस एक डैम को बनवाने के पीछे। मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इरिगेशन। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज यूज्ड टू इरिगेट फार्मलैंड्स। अब जहां पे डैम्स बनवा दिए गए हैं, उन डैम्स में जो भी वाटर स्टोर किया जा रहा है, तो उस वाटर का यूज फार्मर्स करते हैं अपने फार्मलैंड्स को इरिगेट करने के लिए, यानी इरिगेशन पर्पसेस के लिए उस डैम में मौजूद पानी का यूज करते हैं फार्मर्स। Then hydroelectric power, dams generate electricity without pollution। अब डैम से जो भी डैम्स का यूज करके हम लोग वाटर से, ये जो वाटर का फ्लो होता है, वाटर को जैसे डैम्स जो है उन्हें ओपन करके जो वाटर है उसे फ्लो करवाया जाता है, और जब वाटर बहुत तेजी से फ्लो करता है, इतनी स्पीड के साथ फ्लो करता है, तो उसी की स्पीड को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, यानी वाटर के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो डैम्स हम बनाते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें बिना किसी पॉल्यूशन के, यानी हम पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं कर रहे, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। Then water supply provides drinking water to cities and industries। अब वाटर सप्लाई यानी कि ये जो डैम जिसमें हम वाटर स्टोर कर रहे हैं, तो वो जो वाटर हमने स्टोर किया है उसी वाटर को हम सप्लाई करते हैं सिटीज में,
टाउन्स में यानी जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे हम लोग इस वाटर को सप्लाई करते हैं, जिससे कि जो अर्बन पीपल है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए उस वाटर का यूज कर सके। पाइपलाइंस के थ्रू ये वाटर सप्लाई किया जाता है। नेविगेशन हेल्प्स बोट्स टू ट्रैवल इजीली। अब ये जो डैम्स में जो भी वाटर स्टोर हो रखा है, ये जो पूरा एक लेक बन रखा है, उसके थ्रू हम यानी वाटर के ही थ्रू ट्रैवल करके आ सकते हैं। बोट से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इजीली। जो वाटर है वहां पे अवेलेबल डैम में, उसी डैम में से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बोट्स के थ्रू। तो हम लोग वाटर के ही थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बोट्स के थ्रू। Then recreation, dams creates lakes for tourism, fishing and boating. अब जहाँ पे डैम्स बनते हैं तो डैम्स जो होते हैं वहाँ पे जो पूरा एरिया होता है, डैम्स जो है वो कभी भी हमें ऐसे एरियाज में देखने को नहीं मिलते जहाँ पे जैसे अर्बन सेंटर्स हो या फिर जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हो, वहाँ पे हमें डैम्स देखने को नहीं मिलते। हमें डैम्स नेचर के जो एरियाज हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो रिवर एरियाज हैं, वहां पे देखने को मिलते हैं। अब ये जो डैम्स होते हैं क्योंकि उनके आसपास ग्रीनरी होती है, काफी हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो इसकी वजह से वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो नेचर है, जो पूरा सीनरी होती है, वहां की जो पूरी सीनरी होती है, उसकी वजह से वो एक टूरिस्ट प्लेस भी बन जाते हैं डैम के एरियाज। जहाँ पे डैम्स होते हैं वहां पे काफी ज्यादा टूरिज्म भी बढ़ने लगता है, यानी कि टूरिस्ट विजिट करते हैं इन प्लेसेस को। देन फिशिंग भी होती है। ये जो डैम में वाटर रुका हुआ है, स्टोर करा हुआ है हमने, तो उस वाटर में काफी ज्यादा एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, फिश भी होते हैं, तो लोग वहां पे फिशिंग के लिए भी आते हैं, बोटिंग के लिए भी आते हैं। तो यानी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं उस वाटर में। लोग जो है बोटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में उस प्लेस को कंसीडर किया जा रहा है बोटिंग के लिए, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। देन एग्जांपल्स अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से डैम्स हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे भाखड़ा नांगल डैम सतलज रिवर पे हमें देखने को मिलता है, हीराकुड डैम महानदी रिवर पे, दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ दामोदर रिवर पे, नाम से ही पता चल रहा है। देन तेहरी डैम बनाया गया भागीरथी रिवर पे, सरदार सरोवर डैम जो बहुत फेमस डैम है, ये बनवाया गया नर्मदा रिवर पे। तो ये जो जगहें हैं, ये जो डैम्स है, वो मैप्स पे भी प्लेस करने के लिए आ जाती हैं। तो आपको इनके मैप्स जो है उन्हें अच्छे से पढ़ के जाना है, बोर्ड्स एग्जाम में, प्री बोर्ड्स में भी, यानी एग्जाम टाइम में आपको इनके जो मैप्स हैं, ये डैम्स कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपको फिल करना आना चाहिए मैप पर। तो ये सारे जो डैम्स हैं वो कुछ ऐसे मेन डैम्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो हम ज्यादातर हमारे एग्जाम्स में आते ही हैं। तो वो ये डैम्स हैं, मेन डैम्स हैं, कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, किस रिवर पे, वो हमने डिस्कस किया। और आज की वीडियो में हमने जाना मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये जो डैम्स हम लोग बनवा रहे हैं वो किसी एक सिंगल पर्पस से नहीं बनवा रहे हैं। इन डैम्स को बनवाने के पीछे का हमारा एक गोल नहीं है, बल्कि मल्टीपल गोल्स हैं। वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हमने आज डिस्कस किए, यानी कि ये जो डैम है उसके वाटर को इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है उस वाटर के थ्रू, वाटर सप्लाई किया जाता है अर्बन एरियाज में, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देन काफी सारी एक्टिविटीज की जाती है, जैसे कि फिशिंग, बोटिंग, और ये जो जगह है डैम वाला जो एरिया है वो टूरिस्ट प्लेस भी बन जाते हैं। देन हमने कुछ एग्जाम्पल देखे उन सब डैम्स के जो बहुत फेमस है, इंडिया के कुछ डैम्स हमने देखे, बहुत ज्यादा फेमस है ये डैम्स, साथ ही साथ किस रिवर पे बने हैं वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसे इन शॉर्ट हम IWRM भी कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो लंबा सा नाम है, ये जो टर्म है, उसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसे हम पिछले टॉपिक के साथ थोड़ा रिलेट करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी लार्ज डैम्स के बारे में। अब डैम्स बनते हैं, उनके काफी ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने पढ़े थे, काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, काफी सारे गोल्स होते हैं।
जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इरिगेशन पर्पसेस के लिए वाटर का यूज किया जाता है, टूरिस्ट प्लेस बन जाती है, बोटिंग, फिशिंग जैसी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं उस वाटर का। साथ ही साथ हम लोग वाटर सप्लाई भी करते हैं, उन डैम्स का जो वाटर है, जो डैम्स में वाटर हमने स्टोर कर रखा है उसे हम सप्लाई भी करते हैं सिटीज में, टाउन्स में, यानी अपने अर्बन सेंटर्स में थ्रू पाइपलाइंस। तो जो डैम का जो वाटर होता है उसका हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है, जो डैम्स को बनवाया जाता है, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनवाया जाता है, डिफरेंट रीजंस के लिए बनवाया जाता है। उसके पीछे के कई कारण होते हैं, उस डैम को बनाने के पीछे के कई कारण होते हैं, वो हमने जाने थे पिछले वीडियो में। लेकिन ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं जो हमारे लिए इतने यूजफुल हैं, उनकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। अब इन रिवर प्रोजेक्ट्स के जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट हैं, जो लार्ज डैम्स हैं, उनकी वजह से काफी सारे नई नई प्रॉब्लम्स भी राइज होती हैं। जैसे पहली है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम डैम एरियाज। अब जितने बड़े एरिया में डैम को हमने कंस्ट्रक्ट करवाया है, अब उतने एरिया को हमने क्या किया, पहली बात क्लियर करा है, उस फॉरेस्ट एरिया को हमने क्लियर किया है। जहां पे हमने डैम कंस्ट्रक्ट करवाया उसके आसपास का हमने पूरा एरिया क्लियर किया है, पेड़ काटे हैं। साथ ही साथ उस एरिया में रहने वाले जो लोग थे उन्हें माइग्रेट करना पड़ा, उन्हें मूव करना पड़ा, तो उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, स्पेशली जो ट्राइबल पीपल होते हैं जो उन एरियाज में रहते हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। अब उन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, उनके ही घर छोड़ के, उनकी ही जगह छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है इन लार्ज प्रोजेक्ट्स की वजह से। ये डैम्स जहाँ पे बनते हैं वहां से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू सबमर्ज्ड फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो है उन्हें हम कट कर रहे हैं, यानी प्लांट्स को हम कट कर रहे हैं, प्लांट स्पीशीज को, काफी अलग अलग प्रजातियों के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें हम कट कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां पे जो एनिमल्स रहा करते थे वो भी मूव करने लगते हैं, क्योंकि उतने एरिया को तो आपने एकदम क्लियर कर दिया है, उतने एरिया में आपने डैम कंस्ट्रक्ट करवा दिए हैं, डैम्स बनवा दिए हैं, उस एरिया में तो एनिमल्स रह नहीं सकते, तो एनिमल्स मूव कर जाते हैं। जो फॉरेस्ट के जो अंदरूनी इलाके होते हैं वहां पे चले जाते हैं एनिमल्स रहने के लिए, तो एनिमल्स को भी मूव करना पड़ता है। साथ ही साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्हें भी डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी का हमें लॉस देखने मिल रहा है, यानी बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ हमारे जो वहां पे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग रह रहे हैं, उन्हें भी डिस्प्लेस होना पड़ता है। सोशल कन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर शेयरिंग। अब वाटर शेयर करने के पीछे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, थोड़े डिस्प्यूट्स रहते हैं, जैसे तेलंगाना और कर्नाटक के बीच में भी रहते हैं वाटर पाइपलाइंस को लेकर के, तो वाटर सप्लाई को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये जो बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं उन्हें बनवाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हमें लगाना पड़ता है इन डैम्स को बनाने के लिए, एंड लॉन्ग टाइम टू बिल्ड, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बिल्ड। अब ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं वो कोई छोटा सा खिलौना तो नहीं है जो हम कुछ ही समय में बना देंगे। अब ये जो डैम्स होते हैं इतने बड़े होते हैं, इतने ज्यादा लार्ज डैम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं, ऊपर से आपको ये रिवर पे बनाने हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको रिवर पे बनाना है, तो उसके लिए क्या होता है, काफी लंबा समय लगता है। ये डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाने में, डैम्स को बनाने में काफी लंबा समय लगता है, साथ ही साथ काफी पैसा भी खर्च होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स राइज होती हैं इन मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स की वजह से, इन डैम्स की वजह से। तो इन्हीं का सॉल्यूशन है IWRM, जिसे हम लोग, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी हमें एक प्रॉपर वे में मैनेज करना है वाटर रिसोर्स को। अब ये जो प्रॉब्लम्स राइज हो रही है इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं IWRM के थ्रू। It is a method in which water is managed in a balanced way considering people, ecology, etc. अब IWRM जो है वो एक ऐसा मेथड है, हम कह सकते हैं एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम लोग वाटर को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं, सस्टेनेबल वे में मैनेज कर रहे हैं, प्लान्ड वे में वाटर रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को। हम लोग ओवरऑल हर एक फील्ड के हर एक एस्पेक्ट को हम लोग देख करके उसके बाद मैनेज कर रहे हैं इन वाटर रिसोर्सेज को। हम लोग ऐसे इन वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं जिससे लोगों को भी फायदा हो, एनवायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे, ना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो, ना कोई और प्रॉब्लम राइज हो। तो हम लोग इस टाइप से जब वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, दिस मेथड इज नोन एज इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। It aims to use water efficiently, fairly and sustainably. अब ये जो IWRM है, इसका क्या एम है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हमें क्या करना है, वाटर को एफिशिएंटली, एक सही तरीके से प्रॉपर वे में यूज करना है, प्रॉपर वे में हमें वाटर का यूज करना है, उसे सेव करना है, वाटर को कंजर्व करना है।
सही तरीके से यूज करना है, डिवाइड हम कर रहे हैं वाटर को, वाटर सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो बराबर करें, सही से सही क्वांटिटी में हम वाटर सही अमाउंट में सप्लाई करें, साथ ही साथ सस्टेनेबल वे में हम वाटर का यूज करें, यानी अपने यूज के लिए वाटर रिसोर्सेज रखें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, सेव करें। तो वाटर को हमें सेव करना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो। तो यहाँ पे ये जो मेन गोल है इस IWRM का, ये हमें देखने को मिलता है कि हमें वाटर को सही से यूज करना है, प्रॉपर वे में सस्टेनेबली यूज करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बचाना है, यानी कि वेस्ट नहीं करना है, फेयरली यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है वाटर का। देन की फीचर्स क्या है, क्या सब हमें देखने को मिलता है इसमें IWRM में? हॉलिस्टिक अप्रोच। अब हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, यानी कि ओवरऑल हम हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के तब स्टेप्स लेते हैं, तब एक्शंस लेते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप से काम कर रहे हैं कि लोगों को भी, यानी हमारी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो, हम अपना भी डेवलपमेंट कर सकें, वाटर रिसोर्सेज का यूज कर सकें फॉर आवर यूज, फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, और साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी हम डैमेज ना करें, हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, यानी हम हर एक एंगल देख के चल रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट को माइंड में रख के तब एक स्टेप ले रहे हैं, तब एक्शन ले रहे हैं। तो दैट इज नोन एज हॉलिस्टिक अप्रोच, जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब हर वर्ग का इंसान, यानी हर सेक्शन का इंसान जो है, सोसाइटी का हर एक सेक्शन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस IWRM में, इस मेथड में, इस तरह से वाटर को कंजर्व करने में। लाइक लोकल कम्युनिटीज भी अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, NGOs भी अपना रोल प्ले करती हैं, गवर्नमेंट। तो ये लोकल कम्युनिटीज, NGOs, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज बोला तो यानी कि हर एक पर्सन आ जाता है सोसाइटी का, फार्मर्स हो, वर्कर्स हो, कोई भी हो, सब आ जाते हैं। तो लोकल कम्युनिटीज, NGOs और गवर्नमेंट ये सब मिलके काम कर रहे हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो हर एक जो वर्ग है सोसाइटी का वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपने हिसाब से वाटर को कंजर्व कर रहा है, सेव कर रहा है। देन सस्टेनेबल यूज, हम लोग फोकस कर रहे हैं IWRM के अंडर में, हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबल वे में यूज करें, हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वाटर को कंजर्व करें, सेव करें। रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट्स, और हम चाहते हैं कि हम इन कन्फ्लिक्ट्स को कम करें। हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सोशल कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स की वजह से, काफी सारे सोशल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वाटर शेयरिंग को लेकर के। तो उन कन्फ्लिक्ट्स को ये रोकता है IWRM, यानी IWRM हम जब वाटर को सही से मैनेज करेंगे, सभी के यूज के लिए, सभी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम वाटर का सही से यूज करेंगे, एफिशिएंट वे में यूज करेंगे, तब क्या होगा, ये कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है ही नहीं। जब सभी लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही है, जितनी जरूरत है लोगों को, जब उतना उन्हें पानी मिल रहा है, तो लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही है, तो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं, डिस्प्यूट्स ही नहीं होंगे। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स के टुवर्ड्स शिफ्ट कर रहे हैं, हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स हम देखते हैं जो छोटे छोटे फव्वारे होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो स्प्रिंकल जो करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, उन्हें कहा जाएगा स्प्रिंकलर्स, जो जिनका अगेन हम यूज करते हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करा जाता है, यानी कि सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ जाए। तो हम ज्यादा फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वाटर की शॉर्टेज चल रही है तो हम उस रेन वाटर का यूज कर सकते हैं, हम वाटर को सेव कर सकते हैं, जो फ्रेश वाटर है उसे सेव कर सकते हैं, और हम रेन वाटर का यूज कर सकते हैं फॉर आवर यूज। तो इसीलिए हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वाटर को कंजर्व करने की। और इसके बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट जो है उनके काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, लेकिन उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उनसे कुछ प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। जो डैम्स हैं वो डिस्ट्रक्शन का कारण भी बनते हैं, जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे। और साथ ही साथ ये जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं इन्हें हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जब हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे, यानी हम हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे, हम इस टाइप से वाटर को कंजर्व करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाए, हमारे एनवायरनमेंट पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को ना मिले, साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी भी नीड्स फुलफिल हो जाए। तो उसको कहा गया IWRM और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये हमने आज की वीडियो में जाना, और साथ ही साथ हमने की फीचर्स देखे IWRM के।
जिसमें हमने देखा कि होलिस्टिक अप्रोच रहता है, हर वर्ग का इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है, सोसाइटी का हर एक सेक्शन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। सस्टेनेबल यूज पे हम फोकस करते हैं, हम जब सही से यूज कर रहे हैं वाटर का, सभी की नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं और इस तरह से हम वाटर को सही से यूज कर रहे हैं, जो वाटर है उसे हम कंजर्व कर रहे हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू। तो ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज अपोजिशन टू मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट मेनली हम इसमें डैम्स देखते हैं। जो डैम्स बनवाए जाते हैं उनकी वजह से काफी ज्यादा हमें फायदा भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, वाटर सप्लाई किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए उस वाटर का यूज किया जाता है। लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम्स भी राइज होती हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। काफी सारी प्रॉब्लम राइज होती हैं डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के बाद से, तो उसके ही बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग इन डैम्स को अपोज करते हैं। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट जो है, जो डैम्स हैं उनको अपोज करते हैं लोग। Many people and groups oppose these projects because of their social, economic and environmental problems. अब काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को अपोज करते हैं, जिन्हें डैम्स का बनना पसंद ही नहीं है, जो लोग नहीं चाहते कि डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाए जाएं। अब वो लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है, वो अवेयर हैं सभी प्रॉब्लम्स को लेकर के। उन सब लोगों को पता है कि काफी सारी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी सोसाइटी में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वाटर को लेकर के, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, गवर्नमेंट जो है उसका बहुत ज्यादा खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर बहुत स्पेंड करती है गवर्नमेंट इन डैम्स को बनवाने में। साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती है, यानी हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को पता है, तो इसीलिए काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को अपोज करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अराइज होती है डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से, सबसे पहली वो प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लूज देयर होम्स। अब वो लोग स्पेशली जो जंगल में रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है अपनी जगह से। जहां भी हम डैम बनवा रहे हैं उसके आसपास के एरिया को खाली करवा दिया जाता है, क्लियर करा जाता है, वहां के जितने भी ट्रीज हैं उन सबको क्लियर किया जाता है। तो इसकी वजह से काफी सारे लोग, जो ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, उन लोगों को मूव करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, दूसरे एरिया में जाके रहना पड़ता है। और साथ ही साथ कोई रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं मिलती है उन्हें, यानी कि कोई कंपनसेशन उन्हें प्रॉपर्ली नहीं मिलता है। देन सेकंड प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल डैमेज, यानी हमारी एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, जैसे लार्ज फॉरेस्ट गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अब जहां भी हम डैम्स बनवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रिवर फ्लो करके आ रही है और हमें यहाँ पे डैम बनवाना है। अब जब हम यहाँ पे डैम बनवाएंगे तो इतने एरिया जो है उसको हम खाली करवा देंगे, डैम के यहाँ आसपास का जो एरिया है उसे हम खाली करवा देंगे, वहां से लोगों को, ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा और इस एरिया से फॉरेस्ट को हम कट कर देंगे, ट्रीज को क्लियर कर देंगे, ट्रीज को कट कर देंगे हम लोग। और इतना जो पूरा एरिया है जहां से रिवर आ रही है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने एक बैरियर खड़ा कर दिया है, हमने यहाँ पे डैम बना दिया है, अब हमने यहाँ पे डैम बनाया है, तो यहाँ से रिवर जो है, जो जितना वाटर यहाँ तक आता है रिवर का, अब क्योंकि रिवर का जो कोर्स है वो कम हो गया है, अब इतने एरिया में रिवर रहेगी, तो इसकी वजह से इतने एरिया में जो वाटर है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जितना ही पानी इतने में जितना रहता, अब यहाँ पे उतना डबल रहेगा, उसका डबल पानी यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से काफी सारे जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं। Increased social conflicts arise between states, farmers and industrialists.
अब सोशल कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते हैं, यानी डिस्प्यूट्स भी होते हैं। अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो लड़ बैठते हैं, उनमें डिस्प्यूट्स हो जाते हैं वाटर शेयरिंग को लेकर के। साथ ही साथ फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में भी हो जाते हैं डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी वाटर चाहते हैं, वाटर का यूज करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो पॉल्यूट करते हैं वाटर रिसोर्सेज को, जिससे फार्मर्स यूज नहीं कर सकते इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए। तो इस वजह से फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में हमें कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो सोशल कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं इन डैम्स की वजह से। देन हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और बहुत ज्यादा पैसा लगता है इन डैम्स को बनवाने में, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, गवर्नमेंट बहुत सारा एक्सपेंडिचर स्पेंड करती है कहाँ पे, इन डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाने में। Floods. Dams sometimes increase floods if water is suddenly released. अब यहाँ पे जो डैम बना हुआ है, इस डैम ने क्या कर रखा है, इस पानी को रोक रखा है, रिवर को रोक रखा है। तो ये जो डैम है, जहाँ जब भी इस डैम के गेट्स को सडनली अचानक से ओपन कर दिया जाएगा, तो जो वाटर है वो बहुत तेजी से एकदम फ्लो के साथ बहुत स्पीड में फ्लो करेगा वाटर, जिसकी वजह से इस डैम के आगे वाला जो एरिया है वहां पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो फ्लड्स आती है डैम्स की वजह से। Earthquakes and safety concerns. Large dams can trigger small earthquakes in some regions. अब ये जो डैम्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो इनकी वजह से जो हमारी लैंड है उसमें बहुत ज्यादा फोर्स पड़ता है, जमीन में बहुत ज्यादा फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स के आने के चांसेस होते हैं, दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं। अब ये अर्थक्वेक्स तो छोटी सी बात है, अगर हम फैक्ट की बात करें, एक फैक्ट है, चाइना का जो डैम है जो यांगजे रिवर पे बनाया गया है, चाइना में एक डैम बनाया गया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम उसका नाम है, और कहाँ बनाया गया है, चाइना के यांगजे रिवर पे। ये चाइनीज डैम जो बनाया गया है, उस डैम का इतना ज्यादा वेट है, वो डैम इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसकी वजह से अर्थ की जो रोटेशन है उस पर असर देखने को मिला है। अर्थ की जो रोटेशन है वो 0.06 माइक्रोसेकंड से कम हो गई है, यानी कि हमारा जो दिन है वो 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ चुका है चाइना के उस डैम की वजह से। वो डैम इतना ज्यादा जो फोर्स है वो क्रिएट कर रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है अर्थ सरफेस पे, जिससे कि अर्थ की जो रोटेशन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। अब अर्थ की रोटेशन 0.06 माइक्रोसेकंड कम होती है, एंड इट इज अ फैक्ट, आप सर्च भी कर सकते हो। तो ये अर्थ को एक तो छोटी सी बात है, पूरे अर्थ की जो रोटेशन है उसको कम करके रख दिया चाइना के एक डैम ने। भले ही बहुत छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें, 0.06 माइक्रोसेकंड एकदम ना के बराबर ही होते हैं, लेकिन चेंज किया है एक डैम ने पूरे अर्थ के रोटेशन को, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसकी वजह से हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाने की वजह से। तो अर्थक्वेक्स तो छोटी सी बात है, अर्थक्वेक ही नहीं और भी दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं इन डैम्स की वजह से। देन क्रिटिसिज्म, अब काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को। मेनी सोशल एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स अपोज दीज प्रोजेक्ट्स सच एज नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तेहरी डैम मूवमेंट। अब बहुत सारे ऐसे सोशल और एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स वो जिन्हें अपनी सोसाइटी की चिंता है, जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो चाहते हैं कि इन डैम्स को ना बनवाया जाए, इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, और वो अलग अलग मूवमेंट्स चलाते हैं लोग, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, नर्मदा रिवर पे जो सरदार सरोवर डैम बनवाया जा रहा था, तो उसको रुकवाने के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। देन तेहरी डैम मूवमेंट, जो भागीरथी रिवर जो है उस पे तेहरी डैम बनाया गया, उसको रुकवाने के लिए लोगों ने मूवमेंट चलाया था, तेहरी डैम मूवमेंट। तो ये मूवमेंट चलाते हैं लोग, क्रिटिसाइज करते हैं इस टाइप से डैम्स को, डैम्स का कंस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये लोग इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर के अवेयर हैं जो हमने आज की वीडियो में पढ़ी। अब आज की वीडियो में हमने देखा कि जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते हैं उनके कौन कौन से मेन प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से इन डैम्स को अपोज किया जाता है, वो हमने आज की वीडियो में देखा। सबसे पहली बात, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, फिर एनवायरमेंट पे हमें असर देखने को मिलता है, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, हाई कॉस्ट लगती है कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए काफी ज्यादा हाई कॉस्ट लगती है, फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं। अगर डैम्स के आप गेट्स एकदम से खोल दोगे, सडनली खोल दोगे, तो उसकी वजह से डैम्स के आगे वाला जो एरिया है वहां पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन अर्थक्वेक और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स जो है उनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो डैम्स हैं वो अर्थ सरफेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं।
देन इन डांस को क्रिटिसाइज कैसे करते हैं डिफरेंट पीपल, अलग अलग मूवमेंट चला के, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम मूवमेंट, ये बहुत फेमस मूवमेंट रहे हैं जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी तक हमने देखा कि वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है, हमें वाटर स्कैर्सिटी फेस करने को मिल रही है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे साथ वाटर की कमी हो जाने की वजह से। तो उन सबको ओवरकम करने के लिए, उन सब प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमें वाटर को सेव करना है। अब वाटर को कंजर्व करने का ही एक तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, हम रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, जिससे इन फ्यूचर जब हमारे पास उतना वाटर अवेलेबल ना हो, जब बारिश ना हो, रेनफॉल ना हुई हो जिस साल, उस समय हम इस वाटर का यूज कर सकते हैं फॉर आवर पर्पसेस, फॉर आवर एक्टिविटीज। तो उसको कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे हम आज के वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। Rainwater harvesting is the method of collecting and storing rainwater for future use. Rainwater harvesting का मतलब है in simple terms, हम क्या करते हैं रेन वाटर को, यानी जब भी बारिश होती है, रेनफॉल होती है, तो हम रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर हमें वाटर शॉर्टेज फेस करने को मिल रही है तो हम इस वाटर का, इस स्टोर किए हुए वाटर का यूज कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए। नीड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी क्यों है? क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें कमी आती जा रही है, ग्राउंड वाटर जो है वो और ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, यानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो राइज तो कर नहीं रहा है, बल्कि हम और ज्यादा जो ग्राउंड है वहां से और ज्यादा हम वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्लाइन और होता चले जा रहा है, यानी ग्राउंड वाटर अब हमारे पास कम होता जा रहा है। अब उतना ग्राउंड वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसका हम यूज कर सके फॉर आवर एक्टिविटीज। हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। कुएं जो होते हैं उसमें पानी इतना नीचे चला गया है कि हम लोग उस कुएं से, इन वेल से वाटर तक नहीं निकाल पा रहे हैं इजीली। वाटर जो है इजीली हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो है वो हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। सीजनल एंड अनइवन रेनफॉल। अब कभी कभार होता है कि बारिश होती है या नहीं होती, तो उस केसेस में अगर बारिश नहीं होती है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या बेटर रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा कि जब भी बारिश हो आप उस वाटर को सेव कर लो, उस वाटर को कलेक्ट कर लो, जिससे कि अगर इन फ्यूचर रेनफॉल नहीं होती है तो आप उस स्टोर किए हुए वाटर का यूज कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। देन वाटर स्कैर्सिटी, हमें मेन रीजन तो यही है, वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है, हमारे पास अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए इनफ वाटर अवेलेबल नहीं है, अपने यूज के लिए हमारे पास उतना फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम से हम सफर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वाटर को सेव करना है। ये जो रेन वाटर है उसे हमें कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, जिससे कि हम इस रेन वाटर का यूज कर सके अपने वाटर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ट्रेडिशनल मेथड्स इन हिमालयन रीजन्स, कुल्स और चैनल्स दैट डाइवर्ट वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स। अब ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के जो ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे थे पुराने टाइम से, जैसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते आ रहे थे, तो उसके कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिमालयन रीजन्स में क्या होता है, हिमालयन रीजन्स में हमें कुल्स देखने को मिलते हैं, यानी छोटी छोटी चैनल्स, नहरें काट दी जाती हैं मेन स्ट्रीम से। रिवर की जो मेन स्ट्रीम होती है उसमें से चैनल्स यानी नहर काट दी जाती हैं और उस पानी का यूज करते हैं लोग अपनी डिफरेंट पर्पसेस के लिए। देन इन राजस्थान हमें टंका सिस्टम देखने को मिलते हैं, टंकास देखने को मिलते हैं, दैट इज अंडरग्राउंड टैंक्स। हमें अंडरग्राउंड टैंक्स देखने को मिलते हैं। अंडरग्राउंड उन टैंक्स को बनाया जाता है और उसमें रेन वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, जिससे कि हम इन फ्यूचर उस वाटर का यूज कर सके, मेनली एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए और हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए।
इन बंगाल पॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर वाटर स्टोरेज। और बंगाल में मेनली सबसे ज्यादा जो नॉर्मल सा हमें देखने को मिलता है पॉन्ड। अब पॉन्ड जो है वो बना दिए जाते हैं बंगाल में, पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं और उन पॉन्ड्स में वाटर कलेक्ट करा जाता है और स्टोर किया जाता है। ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट वे है। तो बंगाल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। पॉन्ड्स में हम लोग वाटर को स्टोर कर रहे हैं। राजस्थान में टंका सिस्टम है और हिमालयन रीजन में हम चैनल्स कट कर दे रहे हैं, यानी कि कुल्स बना दे रहे हैं, चैनल्स बना दे रहे हैं मेन स्ट्रीम से। बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्ट जो कर रहे हैं हम, यानी रेन वाटर को जो हम सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला है रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अब हमने देखा कि ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो वहां पे कच्चे मैदान होते हैं, कच्चे रोड होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, अगर रेन होती है, रेनफॉल होती है रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज के जो रोड्स होते हैं वो उस रेन वाटर को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो राइज होता है, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। स्पेशली हम ट्रेडिशनल वे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सॉइल जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, और रेन वाटर जो है वो ग्राउंड में जाके, ग्राउंड के बॉटम तक जाके कलेक्ट हो जाता है, स्टोर होने लगता है। और हेल्प्स इन एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड यूज। अब जैसे हम अलग अलग तरह से वाटर को स्टोर कर रहे हैं, रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, तो वो जो स्टोर किया हुआ वाटर है उसका हम यूज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए और हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। लो कॉस्ट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब पहली बात, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो करने में, इस मेथड में हमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लग रहा है, हमारी कॉस्ट भी उतनी नहीं लग रही है। साथ ही साथ हम एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, सही से एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में हम लोग वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं सस्टेनेबल वे में कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं, यानी कि हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने एनवायरमेंट के बारे में सोचते हुए ही हम ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं। Then Tamil Nadu is the first state in India to make rainwater harvesting compulsory in all houses and it is a fact कि तमिलनाडु जो है वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने सभी के लिए कंपलसरी कर दिया है कि सभी के घर में, तमिलनाडु में हर एक पर्सन के घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होना चाहिए। तमिलनाडु में ये जो लॉ है, ये जो रूल है वो कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी है, सभी के घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, हमें क्या करना है, रेन वाटर को स्टोर करना है, सेव करना है, जिससे इन फ्यूचर हम उसका यूज कर सके अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, पर्पसेस के लिए। नीड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी अब रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की जरूरत क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, मेनली वाटर स्कैर्सिटी है, वाटर इनफ अमाउंट में नहीं है, इसलिए हमें रेन वाटर को स्टोर करना है। ट्रेडिशनल मेथड्स हमने देखे, हिमालयन रीजन में कुल्स, राजस्थान में टंका सिस्टम और बंगाल में मेनली हमें पॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने एक फैक्ट देखा कि तमिलनाडु जो है वो इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जहां पे हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का होना मैंडेटरी है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अब मॉडर्न टाइम में हम लोग किस टाइप से रेन वाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक मॉडर्न टेक्निक है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम कह सकते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में जानेंगे, समझेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी एक ऐसा मेथड जहां पे हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी हमें वाटर की नीड होगी तो हम अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं इस स्टोर्ड वाटर का यूज करके। हम स्टोर्ड वाटर का यूज कर सकते हैं अपने एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो रेन वाटर को इसी वजह से स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी हमें नीड हो तो हम इस रेन वाटर का यूज कर सकें। अब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सबसे मॉडर्न फॉर्म है, मॉडर्न सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे।
Rooftop rainwater harvesting is a method where rainwater falling on the roof of a building is collected, stored or used to recharge groundwater. अब rooftop rainwater harvesting यानी कि वो rainwater जो एकदम rooftop पे यानी छत पे जो इकट्ठा होता है पानी, बारिश का पानी जो छत पे इकट्ठा हो जाता है, rooftop पे जो पानी कलेक्ट हो जाता है, उसको जब हम स्टोर करते हैं, उसे हम जब कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और उस वाटर का यूज करके हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। ग्राउंड वाटर का लेवल राइज होता है, इस वाटर को हम लोग ग्राउंड वाटर तक पहुंचाते हैं, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाते हैं और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो राइज होता है। तो इस पूरे मेथड को कहा जाता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहां पे हम हमारे रूफटॉप पे जो वाटर कलेक्ट होता है उसको हम स्टोर करते हैं, तो उसे कहा जाता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाउ इट वर्क्स, अब ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। रेन वाटर फॉल्स ऑन द रूफटॉप, सबसे पहले जब भी रेनफॉल होगी तो ये जो रेन वाटर है वो हमारे रूफटॉप पे आके कलेक्ट होगा। इट इज कैरीड थ्रू पाइप्स, और फिर उस रेन वाटर को पाइप्स के थ्रू ले जाया जाता है कहाँ पे, ग्राउंड तक। द वाटर इज फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट एंड इम्प्योरिटीज, अब फिल्टर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू ये जो रेन वाटर है वो फिल्टर होके जाता है, यानी कि उस वाटर में से, रेन वाटर में से सारा डस्ट और जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, वो सारे जो इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर निकल जाती हैं और जो रेन वाटर है, जो फ्रेश वाटर है वो जाता है, फिल्टर्ड वाटर जो है वो ग्राउंड लेवल तक जाता है। It is then stored in underground tanks. अब यहाँ तो अंडरग्राउंड टैंक्स बना रखे होते हैं, तो अंडरग्राउंड टैंक्स जो है उसमें वाटर कलेक्ट कर दिया जाता है, जैसे राजस्थान में टंका सिस्टम हमने देखा था। तो ये जो रेन वाटर होता है उसे हम लोग या तो अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट कर देते हैं या फिर एक ऐसा सिस्टम बना होता है कि उन्हीं टैंक्स के थ्रू हम उसे रेन वाटर को, उस रेन वाटर को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रहे हैं, जमीन के और अंदर तक पहुंचा रहे हैं। तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी राइज होता है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता रहता है। एडवांटेजेस, अब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। रेजेस ग्राउंड वाटर लेवल, पहली बात ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो राइज होता है, यानी कि हम जब वाटर को ग्राउंड तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड के लेवल तक पहुंचा रहे हैं, जो जमीन है वो एब्सॉर्ब कर रही है वाटर को, तो हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लो कॉस्ट एंड इजी टू इंस्टॉल, अब जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होते हैं ये इंस्टॉल करवाने में हमारी उतनी कॉस्ट भी नहीं लगती, आसानी से ये पूरा सिस्टम हम इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो भी इजीली इंस्टॉल करा सकते हैं कम दाम पे, ज्यादा हमारी कॉस्ट नहीं लगेगी, ज्यादा खर्चा नहीं होता है। Reduces dependence on municipal supply और टैंकर्स, अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं अर्बन एरियाज में, स्पेशली जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं। जैसे टैंकर्स हम लोग देखते हैं, टैंकर्स आते हैं और लोग जो है वो फिर लाइन लगा लेते हैं लंबी सी पानी भरने के लिए, तो उसकी वजह से अब हमें, जब क्योंकि हम रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, तो हमें इन टैंकर्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी दिन टैंकर आए, किसी दिन ना आए, तो जिस दिन नहीं आएगा हम इस रेन वाटर को जो हमने स्टोर कर रखा है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो हमें म्यूनिसिपल सप्लाई पे या कह लो हमें टैंकर्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी, हमारे पास पहले से ही वाटर हमने स्टोर कर रखा है, हम उसका यूज कर सकते हैं, हमें म्यूनिसिपल सप्लाई पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। Importance in cities. Cities face water shortages due to concrete roads. अब ऐसा नहीं है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ रूरल एरियाज में ही की जानी चाहिए, अर्बन एरियाज में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, और बेस्ट एग्जांपल हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तमिलनाडु इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जहां पे ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर एक घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो ये तमिलनाडु जो है वहां पे हमें सिटीज हैं, तमिलनाडु में जो सिटीज है वहां पे भी हमें बहुत सारे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, बहुत सारे क्या, हमें हर घर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में, चाहे अर्बन एरियाज हो चाहे रूरल एरियाज हो, हर जगह हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है तमिलनाडु में। तो सिटीज में भी रेन वाटर हार्वेस्ट करने की हमें जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर शॉर्टेज हमें सिटीज में ही देखने को मिल रही है। सिटीज में हमने कंक्रीट के रोड्स बनवा दिए हैं जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ग्राउंड, और ग्राउंड वाटर का लेवल नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्राउंड वाटर तो अवेलेबल है ही नहीं सिटीज में, साथ ही साथ और भी वाटर जो है उसकी स्कार्सिटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग ही वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सिटीज में भी हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवाने हैं, और उतना खर्चा भी नहीं लगेगा, हमें करवा लेना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हम लोग करवा रहे हैं सारे काम, हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा लें तो वो बढ़िया रहेगा हमारे सर्वाइवल के लिए, अगर हमें सस्टेन करना है तो उसके लिए।
तो आज के लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। जब छत पे इकट्ठा हुआ पानी जो होता है, छत पे जो पानी कलेक्ट हो जाता है, जो रूफ टॉप पे जो वाटर कलेक्ट हो जाता है, जब हम उसे स्टोर करते हैं, उसका यूज करते हैं इन फ्यूचर, तो उसे कहा जाएगा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है वो हमने आज के वीडियो में देखा। हमने इसके एडवांटेजेस देखे, ये भी जाना कि सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं, अर्बन एरियाज में भी हमें रेन वाटर हार्वेस्ट करना है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने वाटर के इंपॉर्टेंस को समझा। हमने देखा कि वाटर को हम बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, हम हर तरह का पॉल्यूशन करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। हम डिफरेंट फील्ड्स में हम कह सकते हैं पूरे अर्थ को हम इरोड कर रहे हैं, पूरे अर्थ को हम खराब कर रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रक्शन का कारण बन रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वही सस्टेन नहीं कर पाएगी। हो सकता है हमारी जो होमो सेपियंस स्पीशीज है, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वही इन फ्यूचर ना सर्वाइव कर पाए, वही एक्सटिंक्ट हो जाए, हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वाटर छोड़ ही नहीं रहे हैं अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें वाटर को हार्वेस्ट करना है। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखी, हमें वाटर को हार्वेस्ट करना है। जो दूसरे वाटर रिसोर्सेज हैं जैसे कि हमारे रिवर्स, लेक्स जो हैं, इन्हें भी हमें पॉल्यूट नहीं करना है। हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है जिससे कि इन फ्यूचर हमारी सारी जनरेशन सस्टेन कर पाए और ह्यूमन पॉपुलेशन कभी खत्म ना हो पाए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया है। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।